हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जिसका बहुत बड़ा पोर्शन आता है एडवांस में। एडवांस में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जैसा मेंस में क्वेश्चन आते हैं लगभग लगभग उसी टाइप से या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करके एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत टफ चीजें नहीं आ पाती हैं। कुछ कुछ चीजें कभी कभी टफ हो जाती हैं, लेकिन अदरवाइज मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डुएबल होते हैं। आप वहां पर जो भी सिचुएशन होती है उसमें उन क्वेश्चंस को कर सकते हो, अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस है तो। ठीक है, तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के पीवाईक्यूज करेंगे। क्यों पीवाईक्यूज लाने का रीजन सिंपल सा यही है कि जितने भी इधर उधर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनसे बेटर पीवाईक्यूज, क्योंकि जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे लगभग लगभग सेम आते हैं। ठीक है, कोई नया कंसेप्ट आ नहीं रहा है, बहुत रेयर चीजें हैं, कंसेप्ट में चेंज होने का कोई चांसेस कम है। तो जो फॉर्मूलाज हैं, जो चीजें हैं, वही सब आ रही हैं। तो हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे आज, और आप इन पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से देखोगे, खुद से सॉल्व करोगे। वही अगेन रफ नोटबुक निकाल के खुद से सॉल्व करना जरूरी है। तो इससे आप लोगों को एटलीस्ट सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, कैसे कैसे कंसेप्ट्स आए हुए हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए भी लाया हूं जो आप लोगों को खुद से करने हैं। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो 2023 में क्वेश्चन आया था और आप लोगों के लिए लाइन वाइज लेकर आया हूं स्पेशल, ये जस्ट ये दिखाने के लिए कि एटलीस्ट ये ऐसा चैप्टर है जो कि आपको मतलब स्ट्रेंथन करेगा एडवांस में रैंक लाने के लिए। आपके पास 2023 में जैसे एक दो क्वेश्चन थे, 22 में एक दो, 21 में 3, 19 में, अरे सीक्वेंस थोड़ी चेंज होगी, मतलब हैं क्वेश्चंस हैं अच्छे खासे हैं, इसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। ऐसे चैप्टर का भी फर्क है ना, 22 से भी और भी क्वेश्चन है, 21 से भी और भी क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन लगभग लगभग मुझे दिख रहे हैं कि आए हुए हैं, 23 में भी, 22 में भी, 21 में भी। तो दैट मीन्स ऑब्वियसली मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कहने में 3 चैप्टर हैं, लेकिन सारे चैप्टर्स का कंबाइन घूम फिर के आता है ना, कोई अलग से नहीं होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसमें डाल देते हैं, अपने पास एटम्स में डाल देते हैं, न्यूक्लियाई थोड़ा अलग रह जाता है। तो इसलिए मैं कंबाइन करके लेकर आया हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें दिख जाए, क्या चीज वेरिएशंस हो सकती है क्या नहीं है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? In a radioactive decay process, the activity is defined as A is equals to minus of dN by dt, where n as a function of time is the number of radioactive nuclei at time t. तो हमारे पास एक्टिविटी हमें पता कैसे डिफाइन की जाती है। Two radioactive sources S1 and S2 have same activity at time t is equals to 0. दो सोर्सेज है, दोनों की इनिशियल एक्टिविटी सेम है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं A1 नॉट इज इक्वल्स टू A नॉट। इसका थोड़ा सा प्रोटीन कंटेंट बढ़ा दिया जाए, हाँ। और A2 नॉट भी हमारे पास A नॉट होगा, मतलब शुरुआत में दोनों की एक्टिविटी सेम है और A नॉट ले ली है। इन्होंने कहा है एट ए लेटर टाइम द एक्टिविटीज ऑफ S1 and S2 are A1 and A2 respectively when S1 and S2 have just completed their third and seventh half lives respectively. The ratio of A1 and A2 is okay. तो इस क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी चीज है। आप लोगों ने एक्टिविटी के फॉर्मूला पढ़े होंगे। एक्टिविटी का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का फॉर्मूला आता है, A इज इक्वल टू A नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी होता है। तो वही हाफ लाइफ वाली चीज है, वो सब इसमें सेम तरीके से वैलिड होती हैं। तो आपको याद रखना है आफ्टर n हाफ लाइव्स हमारे पास जो एक्टिविटी होती है वो a नॉट बाई 2 की पावर n के बराबर होती है। सिंपल सी चीज, जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होता है ना कि एक हाफ लाइफ बाद 1/2 हो गए, दो हाफ लाइफ बाद 1/2 का स्क्वायर हो गए, 3 बाद 1/2 की पावर 3 हो गए, 10 के बाद 1/2 की पावर 10 हो गए। वैसे ही एक्टिविटी में भी रहता है, पहली हाफ लाइफ के बाद एक्टिविटी हाफ हो जाती है, दूसरी के बाद उसका भी हाफ यानी कि 2 की पावर 2 से डिवाइड हो जाता है, थर्ड के बाद 2 की पावर 3 से डिवाइड होता है, फिफ्थ के बाद 2 की पावर 5 से डिवाइड होता है, और nth के बाद 2 की पावर n से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास nth हाफ लाइफ के बाद, मतलब n हाफ लाइफ के बाद जो एक्टिविटी होती है वो a नॉट बाई 2 की पावर n होती है। Now according to this, S1 has just completed their third and S2 has completed their seventh half life. 3 हाफ लाइफ बाद जो एक्टिविटी होगी वो 2 की पावर 3 से डिवाइड हो जाएगी, 7 हाफ लाइफ के बाद वो 2 की पावर 7 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर आप इसमें A1 बाई A2 निकालना चाहोगे तो बड़ा सिंपल सा रहेगा इसमें कि A1 डिवाइडेड बाई A2 विल बी इक्वल टू
इनिशियल एक्टिविटी तो ए नॉट है, लेकिन 2 के पावर 3 से डिवाइड करेंगे, और इसकी इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट है और उसके 2 के पावर 7 से डिवाइड करेंगे, तो 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 आ जाएगा, विच इज 2 की पावर 4, और ये आ जाएगा अपने पास 16 के बराबर। तो बस यही आपका आंसर है, और इनफैक्ट यही इसका सॉल्यूशन भी है। एडवांस में इतना सिंपल सिंपल चीजें भी होती हैं, ध्यान से देख लो, इसको अपने जहन में उतार लो कि भैया एडवांस इज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ टफ एंड इजी क्वेश्चन, और अगर आप इजी क्वेश्चन चूज करके इजीली मतलब कम समय में सॉल्व कर लेते हो तो ऑब्वियसली आपको मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा बाकियों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन चैप्टर्स में से खासकर इजी क्वेश्चन होते हैं, वेव ऑप्टिक्स में से भी इजी क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। आप लोगों को कुछ कुछ चीजें जो कि जनरली नहीं पूछी गई हैं वो भी दिखानी जरूरी थी। यहां पर लगभग सब कुछ कवर किया हुआ एडवांस ने, बहुत ज्यादा चीजें और नई नहीं दिखी मुझे, इसलिए मैं यहां पर पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। लेकिन पिछले जितने भी लेक्चर हैं, क्योंकि बाकी सब में बहुत सारी इनोवेशंस अभी बची हैं, वेव ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, हमारे पास बहुत सारी चीजें भी बची हैं, उन सब में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने बहुत जरूरी है। इसमें भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या आप बोल रहे हैं, क्योंकि स्टेटमेंट देखो ना बहुत बड़ी होती है। यहां पर ये इतनी बड़ी दिख रही है, वहां पर ये और भी बड़ी दिखती है, वहां पर आपको उसको पूरा रीड करना, एक एक चीज समझना बहुत टाइम लगता है। स्टार्टिंग का पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब तक यहां पहुंचते हो तब तक ऊपर का भूल जाते हो। तो वो चीजें अभी प्रैक्टिस कर लो, और वो चीजें सबसे बेस्ट रहेंगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट में आपको समझ में आएगा कि आप जब टेस्ट दे रहे हो क्या आप क्वेश्चंस को ढंग से रीड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब एनालिसिस करोगे तब समझ में आएगी गलतियां क्या है। क्वेश्चन देखो, अगेन पॉज करो, सॉल्व करो, देखो कि आपका क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हाइड्रोजन लाइक एटम हैज एटॉमिक नंबर Z। तो एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, एटॉमिक नंबर Z है। photons emitted in the electronic transitions from level 4 to level 3 in these atoms are used to perform photoelectric effect experiment on a target metal। क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है और एटॉमिक नंबर Z है। photons emitted इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम 4 to 3, तो इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में आ रहा है, और उसमें से कुछ फोटोन्स निकल रहे हैं। इन दीज एटम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। देख लो, एटम भी आ गया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आ गया। तो पहले 4 से 3 में मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं आप लोगों को, और समझ में आएगा कि हमारे पास n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 3 में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके आया, फिर यहां से एक फोटोन निकला, ये फोटोन को यूज किया जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और टारगेट मेटल। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इज 1.95। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब हमने एक टारगेट मेटल लिया, ये हमारा टारगेट मेटल है। इस पे जब ये फोटोन इंसिडेंट होता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो हमें दी हुई है कितनी, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जीरो वाले भी होंगे, 1.95 वाले भी होंगे, और उनके बीच में बहुत सारे होंगे, लेकिन ये मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होगा। नाउ क्या बोल रहा है कि A photoelectric threshold wavelength for the target metal is 310 नैनोमीटर। ये जो टारगेट मेटल है इसका जो लैम्डा TH की वैल्यू है वो हमारे पास 310 नैनोमीटर के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इस केस में Z की वैल्यू क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। हमें दिया हुआ है HC की वैल्यू 1240 है, RHC की वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, R इज रेडबर्ग कांस्टेंट, बाकी हमें पता ही है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो, पहली बात तो लैम्डा TH थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है और आपको HC की वैल्यू दिया। आप यहां से वर्क फंक्शन पहले निकाल लो, फाई हमें पता है, फाई की वैल्यू हमें पता है HC बाय लैम्डा TH के बराबर होती है। HC की वैल्यू इन्होंने दी है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लैम्डा TH की वैल्यू दी है 310 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर नैनोमीटर कट जाएगा और ये आ जाएगा 1240 बटे 310 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। नाउ जो इसका वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन फाई, वो हमारे पास आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप खुद बताओ यार, एक फोटोन जिसकी एनर्जी E थी,
ई एनर्जी का फोटोन आया, एक इलेक्ट्रॉन पे गिरा, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो जो फोटोन की एनर्जी रही होगी, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा? तो जो ई की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4 प्लस में 1.95, दैट इज इक्वल टू 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी हमारे पास आ गई, तो ये एनर्जी हमारे पास आ गई है। अब मुझे देखना है जब ये ट्रांजिशन हुआ तो फोटोन निकला, तो उस केस में एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? हमें पता है ट्रांजिशन के समय जो एनर्जी लिखी जाती है फोटोन की, डेल्टा ई या ई लिख लो, वो होता है आर एच सी जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एनर्जी हमारे पास है 5.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आरएचसी की वैल्यू हमें दी हुई है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड स्क्वायर हमें निकालना है और ये 3 to 4 हो रहा है, तो 1/9 माइनस 1/16 यहां पर आ जाएगा, और बस ये इतना ही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो आ जाएगा 5.95 डिवाइडेड बाय 13.6 इंटू 16 माइनस 9 हो जाएगा हमारे पास 7, तो ये 7 डिवाइड हो जाएगा 7 एंड 16 इंटू 9, तो 9 144 हो जाएगा, 144 ये आ जाएगा अपने पास। और इसको अगर हम थोड़ा सा और इजी करना चाहें कैलकुलेशन को, 7 6 7 8 is 56, 7 5 is 35, 0.85 और 13.6 4 नहीं 4 3, इसको अगर हम शायद 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 is 45, 6 नहीं 16 से, हाँ ये 16 पे जाएगा, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 16, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 जा 2 12 जा, नहीं 16 भी नहीं, चलो 5 है ना, 0.85 4 8 जा 32, ठीक है, मतलब आप लोग कैलकुलेशंस मैं कर लेता हूँ, चलो 0.85 85/100 आ जाएगा, 13.6 इंटू 144, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं कि कैलकुलेशन में सही की है। 5.95 13.6 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 आ जाएगा 7, जो कि डिवाइड में चला जाएगा, और 16 इंटू 9 144 ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है। अब 2 6 12 2 8 16 72 34 36 17 18 5 20 10 9, तो ये 9/10, सॉरी 10 से 10 कट जाए 9 आ जाएगा। तो अपने पास जेड स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी और जेड की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इंटीजर टाइप रहा होगा, तो हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू तो है ये। तो ये जेड की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी। थोड़ी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर ली थी अपने ही लिए, पर हाँ ठीक है, आप जितना क्लियर रखोगे अपने लिए उतना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन कैसा है। मेक श्योर ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लो, क्योंकि यही क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको बेटर आइडिया देंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। कहीं वहां जाके बैठो, देखो सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, फिर माथा पकड़ के सोच रहे हो भैया जे का होगा हमारे जीवन में है, ये काम नहीं होना चाहिए। वही कह रहा हूं, लास्ट का टाइम है, जितना एफर्ट मार सकते हो मार लो। देखो मुझे पता है इस टाइम की कंडीशन क्या होती है ना, मेरे भी काफी स्टूडेंट है, वो बहुत बोलते हैं मुझे सर कि
मन ही नहीं करता है पढ़ने का, है ना, ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत कर ली, बहुत कर ली, आप जो होगा देख ही जाएगी। तो एक ही छोटी सी चीज है कि जब आप लोग, ये वाला टाइम होता है ना, मेहनत करने का ऑप्शन होता है आपके पास, जो 8-10 दिन बचे हैं जिसमें आप लोग को फुल थ्रॉटल जाना चाहिए, उस टाइम पे जब आलस करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि बाय चांस आपने मेहनत की है तो होना चाहिए सिलेक्शन, बाय चांस नहीं होता है, तो आप लोगों को पता है सारा का सारा ब्लेम आप उठा के ना अपने ऊपर दे देते हो। जैसे आप वो ब्लेम देते हो ना, तो बहुत हैवी हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है उसके बाद अपने आप को समझाना कि यार कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और आगे मेहनत करते हैं। वो बहुत टफ हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार 2 साल 3 साल मेहनत की थी, 10 दिन और कर लेते, 1 महीना और कर लेते, 4 महीने और कर लेते, क्या ही चला जाता, क्या ही हो जाता, मतलब जीवन में ऐसा तो कुछ खराब हो नहीं रहा था कि हम 4 महीने मेहनत भी नहीं कर पाए। जेन्युइन रीजंस है तो समझ में आती है कि नहीं मेहनत कर पाए, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मन नहीं कर रहा है, बोर हो रहे हैं, मेहनत नहीं की, बहुत दुख देगा, बहुत ज्यादा दुख देगा बेटा। इसलिए बोल रहा हूं इस टाइम को वेस्ट मत होने देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, when light of a given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectron is 6 volt। हाँ, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया आप लोगों को। This potential drops to 0.6 volt if another source of wave with wavelength 4 times that of the first one and intensity half of the first one is used. What are the wavelength of first source and the work function of the metal? तो लैम्डा और फाई पूछा है, अगर इनिशियल लैम्डा था बाद में 4 लैम्डा होगा, तो ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। इट्स सिंपली सेज कि हमारे पास जो एनर्जी होती है उसमें से अगर आप वर्क फंक्शन निकाल दो तो वो आपको ई वी नॉट के बराबर देता है, राइट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लें तो एनर्जी क्योंकि लैम्डा के टर्म में है, तो आप लिखोगे एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू ई इंटू वी नॉट। वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी में ही इक्वेशन पुट करोगे, 2 इक्वेशन आएंगी, 2 वैल्यूज आपको अननोन है, वैल्यूज निकालने, कुछ नहीं करना। पहले लैम्डा है तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल होने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई वी नोट की वैल्यू हो जाएगी, और सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम ये हटा देते हैं। अब जब उसने कहा कि हमने लैम्डा को 4 गुना कर दिया, वेवलेंथ 4 टाइम्स की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.6 वोल्ट हो गया, तो ये -5 तो चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा 0.6, ये वापस आ जाएगा। और इसमें बस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और लैम्डा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसने कुछ एच सी बाई ई को 1.24 लेने को बोला है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 1 - 1/4, 3 टाइम्स एच सी बाय 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5.4। तो यहां से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/4 एच सी डिवाइड बाय 5.4, ठीक है। आप यहां पर वैल्यूज पुट करो, आपके पास एच सी की वैल्यू दी है, एच सी बाय ई की वैल्यू डालोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है ना। आप इसको ऐसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो एच सी बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आप वैल्यूज पुट कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 1.24 10⁻⁶, 1.24 इंटू 10⁻⁻6। ये वैल्यूज डालो, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। एंड फाई चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 + 6 एंड एच सी बाय 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 + 0.6। तो आपके पास इसको 4 से डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे वैल्यूज सेम हो जाएंगी, तो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी 5 + 6/4 इज इक्वल्स टू 5 + 0.6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 5। कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूं, सिंपल सी कैलकुलेशन है, टफ कैलकुलेशन भी नहीं है जो करूं मैं, ठीक है, सिंपल। अगेन बोल रहा हूं, PYQs हैं, ये वहां बैठ के करना इतना आसान नहीं होता है जितना यहां पे करना होता है। बस आपको अगर चीजें याद रहेंगी तो वहां थोड़ा कामली कर पाओगे। अब क्या यही सेम क्वेश्चन आप लोग बताओ, आपने मेंस के तैयारी में नहीं किया था ये वाला क्वेश्चन, 2 वैल्यूज दी हुई थी और आपको मतलब
तो यही तो चीजें दी हुई है कि पहले इतना था, चेंज किया तो इतना हो गया, वैल्यूज बताओ। किया हुआ है आप लोगों ने, डेफिनेटली किया हुआ है, और ये एडवांस में पूछा गया। तो टफ नहीं है सब कुछ, इजी चीजें भी हैं, और वही दिखाने के लिए मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज लेकर आया हूं। ठीक, ओके। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेस कि द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय एन अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हीलियम गिव्स अस ऑक्सीजन। एक सेकंड, इसमें कुछ मिसिंग है। हाँ, हाइड्रोजन हो रहेगा, ये हाइड्रोजन प्लस में हाइड्रोजन, क्योंकि ये 16 और 4 20 है, तो 9 19 और 1 20 होना चाहिए, और ये 7 और 2 9 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन है। इन ए लेबोरेटरी फ्रेम इज एन। तो इसने कहा जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नीडेड बाय अल्फा पार्टिकल टू कॉज द न्यूक्लियर रिएक्शन, इसकी कितनी एनर्जी होनी चाहिए मिनिमम की एवली न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, इज एन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Assume that N nitrogen is at rest in lab frame. The masses of nitrogen, helium, hydrogen and oxygen can be taken to be this and this respectively, where 1U is 930 mega electron volt per c square. The value of N is okay. देखो, इसका पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। वैल्यूज तो हम कभी पुट कर लेंगे। इसका लॉजिक सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ाया जाता है, और इसका लॉजिक यहां पे भी बताया जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। मान लो हमारे पास एक न्यूक्लियाई है एक्स, एक अल्फा पार्टिकल है, या फिर कोई भी प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं पी, जिसका मास m है और ये u स्पीड से आ रहा है, और इसका मास कैपिटल M है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें बार बार रिपीटेडली यूज होती हैं, तो हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये प्रोजेक्टाइल इससे जाके टकराता है, और ये जाके हमें एक दूसरा न्यूक्लियाई देता है, जिसका मास हमें नहीं पता, लेकिन ये y के बराबर है, और सम कोई पार्टिकल हमें दे देता है, कोई भी ले लेते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, कोई भी पार्टिकल है। मैं इसको पार्टिकल ही लिख देता हूं, क्योंकि इस साइड की हमें जरूरत नहीं है, हमें इस साइड की जरूरत है। क्या होता है कि ये रिएक्शन में इसको अगर आप Q वैल्यू जितनी एनर्जी दोगे तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा, अदरवाइज वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करेगा। यहां पे ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक है। इट्स लाइक कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस केस में हम जो एनर्जी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखो यार, मैं पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मैं उठा के इस पर जोर से मारता हूं। जब मैं इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है, जो बहुत जोर से इस पर मारूंगा, तो सारी की सारी ना सही, कुछ पोर्शन तो इसके पास जाएगा। जितना भी वो पोर्शन जाएगा, अगर वो पोर्शन Q वैल्यू से ज्यादा हो गया, मान लो इसको 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए, न्यूक्लियस को चेंज करने के लिए, आप अगर इसको 10 दोगे, तो 10 की 10 तो ये नहीं लेगा, कुछ फ्रैक्शन ही लेगा उसका। तो हम इसको मान लो 15 दे देते हैं, 15 में से 5 कहीं और चली गई, 10 इसके पास चली गई, इसने 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ली, और फिर उसके बाद उसने न्यूक्लियर रिएक्शन कर दी। कितना पोर्शन जाएगा, क्या होगा, हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको इतना समझना है कि जितना भी इसके पास एनर्जी जानी चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द Q वैल्यू। Q वैल्यू से ज्यादा होगी तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगी, पहली चीज। दूसरा, कौन सी एनर्जी आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी कहां से उसमें ट्रांसफर होगी वो समझते हैं। तो जब भी कोई कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन या किसी भी टाइप का कोलिजन होता है, देयर इज सम लॉस इन एनर्जी। वो लॉस, अगर आप जैसे बिलियर्ड्स वाले क्वेश्चन जो देते हैं कि 2 बॉल टकराई, साउंड में निकल जाता है, लाइट में अगर चिंगारी निकले तो, है ना, साउंड में हो जाता है, हीट में चला जाता है, तो उस टाइप के लॉसेस होते हैं जब हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स है। लेकिन जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हो, तब हम लोग साउंड या इन सब की बात नहीं करते, हम लोग सीधे सीधा बात करते हैं कि जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब करेगा। जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो सारा का सारा एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे पास कोलिजन में लॉस का फॉर्मूला बताया जाता है हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू यू रिलेटिव का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और अगर आप मैक्सिमम लॉस निकालना चाहते हो, तो आप मान के चलते हो कि यहां पर जो ई की वैल्यू है वो 0 है, और ये कोई
इलास्टिक कोलिजन वगैरह नहीं है, यहां पर हम लोग मान के चलेंगे कि अगर मैक्सिमम लॉस हो रहा है, क्योंकि हम नहीं डिफाइन कर सकते ना कि लॉस कैसा होगा, हम मान के चल रहे हैं मैक्सिमम लॉस होगा, दैट इज हाफ m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इनटू u का स्क्वायर, क्योंकि ये रेस्ट पे है और ये u स्पीड से जा रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें अगर आप ये फैक्टर देखो, हाफ स्मॉल m u स्क्वायर, क्या ये हाफ स्मॉल m u स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखी हुई? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज हाफ m u स्क्वायर, और इसको फिलहाल के लिए मैं स्मॉल के से डिनोट कर दे रहा हूं। तो जो मैक्सिमम लॉस आ गया वो आ गया k टाइम्स स्मॉल k टाइम्स कैपिटल M ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M। और ये जो लॉस हो रहा है, यही लॉस ये वाला न्यूक्लियाई जो है एब्जॉर्ब करके न्यूक्लियर रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, यानी कि एनर्जी ऐसे लिख लो, एनर्जी गिवन टू x इज इक्वल टू मैक्सिमम लॉस। तो हमारे पास जो भी मैक्सिमम लॉस हुआ है उतनी एनर्जी हम लोग x को दे रहे हैं, तो x को जो भी एनर्जी दे रहे हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू q वैल्यू। तो एनर्जी गिवन टू x लेट्स से E के बराबर है, तो E मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू q वैल्यू। E जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो इतनी दे रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इंटू कैपिटल M ओवर स्मॉल m प्लस कैपिटल M मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू q वैल्यू। यहां से हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू q इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल M, और इसको पंजाबी में ऐसे भी लिखते हैं q इंटू 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। k इंटू स्मॉल m, ये दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे पास न्यूक्लियस के पास, जो x वाला न्यूक्लियस है उसके पास जाएगी, और ये एनर्जी अगर q वैल्यू से ज्यादा होगी, उसके बराबर होगी, तभी न्यूक्लियर रिएक्शन होनी होगी। और यहां से हमारे पास आ जाए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी है, इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है कि अब स्मॉल m कैपिटल M जाता है, जैसे अब ये रिएक्शन ले लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास नाइट्रोजन और हीलियम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रहे हैं, हमें इसकी कितनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो बताना है। अब अगर इसका मास आप स्मॉल m ले लोगे तो इसका मास हमारे पास 4m के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 गुना है, तो मास भी 4 गुना हो जाएगा। अब जैसा कि इसने कहा है q वैल्यू पे बेस्ड होता है, तो q वैल्यू जो होगा, q वैल्यू विल बी इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 930 कर दोगे, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूं, क्यू वैल्यू कैसे आएगी, इनिशियल मास ज्यादा रहेगा, फाइनल कम रहेगा, तो जो भी गायब होगा हमारे पास ये डिफरेंस आएगा। अब आप इसमें क्या करना, इनके जो भी मासेस की वैल्यू दी है 16.006 4.03 1.008 19.0, सारी वैल्यूज पुट करना, क्यू वैल्यू निकालना, जो भी क्यू वैल्यू आएगी, अब इसमें वो जो भी क्यू वैल्यू आएगी आप लिख देना कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू इंटू सॉरी 1 प्लस आ गया 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, तो आ जाएगा क्यू इंटू 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 बाय 4। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5q/4, तो q वैल्यू का 5/4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस आपको ध्यान रखनी है, ये जो सारी कैलकुलेशन करके दी है ना, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इससे एक जो चीज समझ में आती हुई आती है कि रिएक्शन कब करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लगता है ना कि भाई जो भी इसके पास एनर्जी है वो सारी की सारी इसको दे देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, कुछ फ्रैक्शन ही जाता है, और वो फ्रैक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, यूजिंग द मैक्सिमम लॉस, अदरवाइज वो 1 माइनस ई स्क्वायर वाला फैक्टर चलता रहेगा हमेशा, और उसके बारे में हम कुछ कह नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि हमें नहीं पता होता ना लॉस कैसा होगा, तो मैक्सिमम लॉस लेके चलते हैं और ये सब सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ये कह रहा है इन ए फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट
द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स पी क्यू एंड आर आर ई पी ई क्यू ई आर रिस्पेक्टिवली। ओके, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है एंड दे आर रिलेटेड एज ई पी इज इक्वल टू 2 ई क्यू इज इक्वल टू 2 ई आर। एक काम करते हैं, ई पी इज इक्वल टू 2 ई क्यू इज इक्वल टू 2 ई आर जो है, इसको मैं के ई मैक्स लिख लेता हूं। तो हमारे पास ईपी की वैल्यू के ई मैक्स के बराबर, के ई मैक्स से अच्छा तो हम लोग ई मैक्स लिख लेते हैं, या ई लिख लेते हैं सीधा सीधा, थोड़ा हटाओ ई नॉट। तो ये सारी वैल्यूज लेट से ई नॉट के बराबर है, बार बार मुझे वैल्यूज नहीं रखनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है वो ये है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द सेम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट is used for metals P and Q while a different source of monochromatic source is used for metal R। तो जो P और Q के लिए यूज किया गया है लेट्स से उनकी एनर्जी E1 ले लेते हैं, और जो R के लिए यूज किया गया है उसकी एनर्जी E2 ले लेते हैं। ठीक है, the work function of the metals P, Q and R are 4, 4.5 and 5.5 respectively। the energy of incident photon used in metal R is, तो हमें E2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सी बात है, हमारे पास जो एनर्जी हम लोग देते हैं वो वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जाती है। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ईपी ईक्यू ईआर उन्होंने दिया हुआ है, तो मैं यहां पर सारी की सारी वैल्यूज लिखता हूं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग पी के लिए। पी के लिए हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं वो E1 दे रहे हैं। वर्क फंक्शन इन्होंने बोला है कि उसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो ईपी के बराबर आ रही है। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास E1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस EP इज E नॉट, तो यहां पे E नॉट आ जाएगा। Q के लिए अगर मैं लिखूं तो P और Q के लिए सेम एनर्जी सोर्स था, तो सेम एनर्जी हम गिवन देंगे। तो अगर इसको E1 दे रहे थे तो इसको भी E1 देंगे। दैट शुड बी इक्वल टू वर्क फंक्शन। Q का वर्क फंक्शन 4.5 है, तो आप इसको 4.5 लिखोगे, प्लस में E की वैल्यू। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है इस केस में EQ के बराबर है, और EQ की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो E0/2 के बराबर है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट E0/2 लिख देता हूं, क्योंकि मुझे E0 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसमें, तो मैं यहां से E1 हटा दूंगा। तो E1 हटाने के लिए मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस, ऐसा करते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो माइनस 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 कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0.5, वो इस तरफ ले आएंगे तो 0.5, 0.5 इज इक्वल्स टू E0/2। तो ऐसे E0 की वैल्यू आ गई 1 के बराबर, E0 आ गया। अब R के लिए इक्वेशन लिखेंगे। R के लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो देखो क्या आएगा। आप कहोगे कि हमने उसे एनर्जी दी E2, और वो एनर्जी पहले वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में चलेगी, फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास गई। तो E2 की वैल्यू हमें निकालनी है, वर्क फंक्शन इन्होंने हमें पहले ही दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू 5.5, तो आ जाएगा 5.5 प्लस में ER की वैल्यू E0/2 है, तो आ जाएगा प्लस में E0/2, और क्योंकि E0 हमारे पास 1 था, 0.5 हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो जो सोर्स R को एनर्जी दे रहा था वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा था, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा अपने पास। क्या बात समझ में आप लोगों को? सिंपल सिंपल सा है। तो बस वही थोड़ा हेर फेर करना है P में क्या हो रहा है कि, और वहां पे पता है क्या, अगर आप जल्दबाजी करोगे ना कहीं डेफिनेटली गलती कर दोगे। वहां पे कोई भी छोटी सी चीज इधर उधर करने से आपको पता है कितनी गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोगों को बस थोड़ा काम रहना है, पेपर आ चुका है, काम रहना है, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल इक्वेशंस यूज हो रही हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारी चीजें मेंस जितने लेवल की ही हैं, तो एडवांस में कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं आ रही हैं, खासकर इस चैप्टर से लेकर। ठीक है, जैसे ये है, दिस इज ए क्वेश्चन जो कि अगेन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। इसकी अगर कैलकुलेशंस आपको पता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर इसकी कैलकुलेशन नहीं पता है तो पहले हमें कैलकुलेशन समझनी पड़ेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूं। देखो,
क्या बोला है, ए हैवी न्यूक्लियस एन एट रेस्ट अंडरगोज फ्यूजन, एन से पी और क्यू बन रहे हैं, वेर पी और क्यू आर टू लाइटर न्यूक्लियाई, del is mn minus mp minus mq where mn mq and mp mq mn are masses of pq and respectively. ep and eq are the kinetic energies of p and q respectively. The speeds of p and q are vp and vq respectively. c is the speed of light. Which of the following statement is are correct? Okay, डेल्टा दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास मास डिफेक्ट है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी Q, वो हमारे पास हो जाएगा मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा सी स्क्वायर को फॉर द टाइम बिंग मैं Q लेके चलूंगा। तो क्या होता है कि जब आपके पास कोई हैवियर न्यूक्लियाई जो रेस्ट पर है, वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, लेट्स से 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मास m1 ले लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं, इसकी स्पीड लेट से इस तरफ v1 है और इसकी स्पीड लेट से इस तरफ v2 है, ठीक। तो कॉरस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो k1 हो जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो k2 हो जाएगी। अब अगर आप ये सारे चीजें चेक करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझाता हूं। सबसे पहली चीज, आप यहां पर क्या लगा सकते हो, फर्स्ट थिंग यू कैन अप्लाई इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी है, जो भी ये टूटा है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिएक्शंस की वजह से टूटा है। तो जो भी फोर्सेज है वो इंटरनल फोर्सेज हैं। तो हमारे पास जो भी दो एलिमेंट्स बन रहे हैं उनका एक्सटर्नल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगेगा। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारे पास बराबर रहेंगे। अब अगर इनिशियल मोमेंटम देखो 0 है, फाइनल मोमेंटम ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो आ जाएगा माइनस का m1 v1 और वो राइट साइड जा रहा है तो प्लस का m2 v2। तो हमारे पास m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आ जाएगा। और आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई एक राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है। m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये पहली चीज आ गई। अगर मैं इनके मोमेंटम की बात करूं, लेट्स से दोनों का मोमेंटम हम p लिख लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम m1 v1 m2 v2 बराबर ही है और उसको p लिख लेते हैं। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज ये होगी कि भैया जब ये रिएक्शन होती है कुछ एनर्जी निकलती है, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड गिवन बाय Q, सॉरी Q एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये Q एनर्जी कहां जा रही है? ये एनर्जी जाती है जो हमारे पास दो लाइटर न्यूक्लियाई बने हैं, ये जो दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी में। तो दूसरी चीज जो हम कहेंगे वो हम ये कहेंगे कि जो भी एनर्जी रिलीज हुई है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 k1 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 k2, इन दोनों में ये बट गई है। तो कहीं साउंड एनर्जी में नहीं जा रही है, हीट एनर्जी में नहीं जा रही है, लाइट एनर्जी में नहीं जा रही है, जो भी एनर्जी रिलीज हुई वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। तो ये चीज हम लोग लेके चलते हैं कि जो भी रिलीज हुआ वो इन दोनों काइनेटिक एनर्जी में गया। नाउ काइनेटिक एनर्जी k1, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो m स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2 और ये आ जाता है 2m, और इसको आप लिख सकते हो p स्क्वायर बाय 2m। तो अगर आप पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहोगे Q, k1 हो जाएगा p स्क्वायर, दोनों के लिए मोमेंटम सेम है लेकिन मास अलग है तो आ जाएगा p स्क्वायर, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, k1 की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 एंड k2 की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। आपको थ्योरी समझा रहा हूं, ध्यान से देख लो, और ये सारा का सारा खुद से लिख के देखना है, क्योंकि वहां जाके आप ये सोचो कि मैंने जो सर ने कराया है वो याद रख लूंगा, भूल जाओ। वहां जाके आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो तो आपको ये वहां जाके भी लिखना पड़ेगा। वो जो करना है वो अभी कर लो, 2-3 बार इसको लिख के देख लो क्या क्या होता है, कि मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, एनर्जी कहां जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख रहे हैं, ये सारी चीजें लिख लोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी अगर वहां इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो। अब यहां पर देखो ना, k1 बाय k2 का जो रेशो है वो m2 बाय m1 के बराबर आ गया। p सेम था, 2 कांस्टेंट है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में हो जाती है
अगर मोमेंटम सेम रहे तो हमारे पास k1 बाय k2 m2 बाय m1 आ गया। k1 प्लस k2 की वैल्यू q है, तो मैं एक छोटी सी चीज यहां पे कर सकता हूं कि एस k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू q, तो k1 प्लस k2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूं m1 k1 बाय m2 इज इक्वल्स टू q। हमारे पास k2 की वैल्यू मैंने लिख दी k1 m1 बाय m2, और यहां से आ जाएगा k1 इंटू m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू q, और पहले वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ गई m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू q। ये पहले वाले पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। दूसरे वाले पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में है, तो अगर k1 था तो इधर m2 आया, इधर k2 आया तो इधर m1 आएगा, m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू q। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो k1 बाय k2 m2 बाय m1 आ जाएगा, ऐड करोगे तो k1 प्लस k2 q आ जाएगा। तो हम जो चाहिए वो हमें मिल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू आ गई, मोमेंटम की वैल्यू आ गई, सब कुछ आ गया। लेट्स सी कि ये क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर दोबारा देख लो। मोमेंटम हमारे पास दोनों का बराबर है, m1v1 इक्वल टू m2v2। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू p स्क्वायर बाय 2m लिखी, k1 को p स्क्वायर बाय 2m1, k2 को p स्क्वायर बाय 2m2। k1 बाय k2 m2 बाय m1 है, पहली चीज जो आपको याद रखनी है। दूसरा, जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मास के इनवर्स रेशियो में बढ़ती है और उनका सम q के बराबर होता है, तो कैलकुलेशन करने के बाद k1 की वैल्यू में m2 ओवर m1 प्लस m2 आता है इंटू q, और k2 में m1 ओवर m1, तो k1 है तो m2, k2 है तो m1। ठीक, ओके, यहां जाओ। हमें क्वेश्चन पता है कि जो n है वो p और q में बट रहा है, और हमारे पास मासेस दिए हुए हैं, स्पीड दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है ep प्लस eq इज c स्क्वायर डेल्टा। ep इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ p एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ q। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हमारे पास q वैल्यू में जाती है? बिल्कुल जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी q वैल्यू, जो भी एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन से, वो सारी की सारी दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में जाती है। तो हमारे पास ये ep प्लस eq c स्क्वायर डेल्टा आ गया, यानी कि q के बराबर आ गया, तो ये सही है। दूसरा, जो p वाले पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी है वो mp ओवर mp प्लस mq टाइम्स c स्क्वायर डेल्टा है। देखो, अगर आपको p की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मास ऑफ q ऊपर आएगा, डिवाइड बाय मास ऑफ p प्लस मास ऑफ q इनटू डेल्टा एम सी स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर डेल्टा, क्यू वैल्यू लिख सकते हो, तो डेल्टा सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये होना चाहिए, मास के इनवर्स रेशियो में जाता है, तो हमारे पास ये गलत हो जाएगा। Vp बाई वी क्यू इज इक्वल टू एम क्यू बाई एम पी। अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज इक्वल टू एम पी वी पी इज इक्वल टू एम क्यू वी क्यू, विच सेज मोमेंटम ऑफ बोथ इज इक्वल। और ये हम लोग बता चुके हैं, क्योंकि शुरुआत में रेस्ट पे था, दो पार्टिकल में बटा, तो जो भी हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल मोमेंटम रहेगा। इनिशियल 0 था, फाइनल 0 रहेगा, तो दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। तो 3 ऑप्शन सही है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। फोर्थ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम फॉर P एज वेल एज Q इज। ओके, मोमेंटम की अगर आपको बात करनी है तो मोमेंटम कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। हमारे पास K1 होता है P स्क्वायर बाय 2m1, है ना। K1 इज गिवन बाय P स्क्वायर बाय 2m1, तो P की वैल्यू आ जाएगी 2m1 K1 का रूट 2m1। K1 की वैल्यू है m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू Q वैल्यू का स्क्वायर रूट। तो आ जाएगा अपने पास 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू Q वैल्यू इस केस में डेल्टा सी स्क्वायर के बराबर है, तो आ जाएगा डेल्टा सी स्क्वायर, और C यहां से बाहर ले लोगे, आ जाएगा C रूट ऑफ 2, और ये हमारे पास न्यू आ जाएगा, और हमारे पास डेल्टा हो जाएगा। तो C रूट ऑफ 2 न्यू डेल्टा, C रूट ऑफ 2 न्यू डेल्टा, वेयर न्यू इज m1 m2 ओवर m1 प्लस m2, सीधा सीधा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 भी हमारे पास सही हो जाएगा। तो ये जो सब मैंने कहा है और ये जो सब पढ़ाया है, ये वाली चीज, ये दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं।
जो ये वाली न्यूक्लियर रिएक्शन है ये होती है एंडोथर्मिक। इस न्यूक्लियर रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी हम देते हैं बाय बोम्बार्डिंग अ पार्टिकल। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, तो जो इनिशियल एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए वो निकालने के लिए हमने ये कैलकुलेशन समझी है। दूसरी होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमारे पास वो अपने आप ब्रेक होता है, उसको एनर्जी देनी नहीं पड़ती है। और एक्सोथर्मिक जैसा नाम बता रहा है कि एनर्जी रिलीज होती है, तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाती है, उसके लिए सारी कैलकुलेशन ये है। ये दो चीजें आपके एडवांस में आती हैं और ये मतलब एडवांस का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, जैसे ये आ भी चुके हैं, तो ये सारी कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए एक बार ये चीजें सारी जरूर कर लेना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? Which of the following statement is are correct about the spectrum of hydrogen atom? Okay. The ratio of longest wavelength to shortest wavelength in Balmer series. Balmer series हमारे पास होता है n is equals to 2 वाला, है ना। तो लैम्डा मैक्स तब होगा जब E मिनिमम होगा, और मिनिमम एनर्जी हमारे पास बाल्मर के केस में क्या आती है जब वो 3 से 2 जाता है। n is equals to 3 से n is equals to 2 जाता है, ठीक। और उस केस में हमारे पास जो लैम्डा मैक्स आता है 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू आर 1/4 माइनस 1/9, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो लैम्डा मैक्स आ जाता है हमारे पास 1/r इंटू 36/5, ठीक। ऐसे अगर आप लैम्डा मिनिमम की बात करोगे, वेवलेंथ मिनिमम कब होगी जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी जब आप n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से n इज इक्वल्स टू 2 पर उसको गिराओगे, और उस केस में 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम जो हो जाएगा वो हो जाएगा r इंटू 1/4 माइनस 1/इंफिनिटी। तो यहां से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 1/r इंटू 4। और जैसा इसने कहा है कि लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम का रेशियो कितना है, ये बोला ना, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लैम्डा मैक्स डिवाइड बाय लैम्डा मिनिमम विल बी इक्वल टू 36/5 डिवाइड बाय 4, 36/5 इंटू 1/4 तो आ जाएगा 9/5। तो रेशियो 9/5 लिया था इसने, 9/5 है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक। दूसरा इसने कहा देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बाल्मर एंड पार्शियन सीरीज व्हिच इज एंटायरली रॉन्ग। अगर आप बाल्मर और पार्शियन की वेवलेंथ की रेंज देखोगे उनके बीच में गैप होता है, सारी वेवलेंथ कभी कोई भी वेवलेंथ इनफैक्ट मैच नहीं करती है। लाइमन बाल्मर पार्शियन ब्रैकेट इनमें कोई भी वेवलेंथ मैच नहीं करती। जैसे फोर्थ ऑप्शन देखो, द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप एंड दैट इज करेक्ट। तो इनमें कोई भी ओवरलैप नहीं होता है, इस चीज का ऑलरेडी ध्यान रखना आप, ठीक है, अगर आता है तो ध्यान रखना इसका। थर्ड केस क्या है वो और देख लेते हैं। Wavelength of Lyman series are given by 1 plus 1 by m square into lambda naught, where lambda naught is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer. Okay. Shortest wavelength of Lyman. Lyman के लिए अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात करूं, एनर्जी मैक्सिमम होगी। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? वो n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से n इज इक्वल्स टू 1 में जाएगा। तो उस केस में 1 अपॉन लैम्डा नॉट की वैल्यू हो जाएगी r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी का स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन r। दूसरा इसने कहा है कि ये तो मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकाली सिर्फ, इसने कहा है वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज आर गिवन में, कोई भी जनरल वेवलेंथ कैसी होगी वो हम और देख लेते हैं। तो मान लेते हैं जनरली हमारे पास n इज इक्वल्स टू n से लेकर n इज इक्वल्स टू 1 पे इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर रहा है। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट इंटू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर।
तो आगे लैम्डा नॉट इंटू एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसको कन्वर्ट करना हमें इस टर्म में 1 प्लस 1 बाय एम स्क्वायर, तो 1 प्लस समथिंग के टर्म में लाने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, 1 प्लस समथिंग करना तो माइनस 1 प्लस 1 कर दो इसको एक बार, तो आ जाएगा लैम्डा नॉट इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, और ये एन स्क्वायर माइनस 1 उसने कहा है कि एम स्क्वायर के बराबर है, एम स्क्वायर नॉट एम स्क्वायर। तो दिस थिंग हियर इज एम स्क्वायर। तो क्या एम इंटीजर, अब एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर है, अगर एन एक इंटीजर है तो क्या एम इंटीजर हो सकता है? और आंसर इज मतलब बहुत रेयर सा नहीं हो जाएगा, जैसे अगर 1 रखेंगे तो अलग बात होगी, 1 में 1 से 1 ट्रांजिशन होता नहीं है तो इसलिए हटा दो उसको, 2 रखो एक बार, 4 माइनस 1 3 का रूट इंटीजर नहीं होता, 3 रखो 9 माइनस 1 8 का रूट इंटीजर नहीं होता, 5 रखो 24 का रूट इंटीजर नहीं होता, तो हमारे पास m इंटीजर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए अगर ये m लिख देता सिर्फ m वेयर m इज एन इंटीजर, m स्क्वायर की जगह m लिख देता तो n स्क्वायर माइनस 1 इज एन इंटीजर, चाहे आप 2 रखो 3 रखो 4 रखो 5 रखो सब इंटीजर है, तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अगर आप m स्क्वायर रख रहे हो उस केस में m इंटीजर नहीं हो पाएगा, m स्क्वायर इंटीजर हो पाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो m स्क्वायर वाला फैक्टर नहीं हो पाएगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अब बताओ छोटी सी चीज बिल्कुल, इसमें गलती क्या होती है, आपको दिख रहा है m स्क्वायर की वैल्यू है और m इंटीजर आएगा नहीं आएगा वो चेक करना भूल गए, और जैसे ही आप m स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर आएगी या नहीं आएगी चेक करना भूल जाओगे, आप उसको सही टिक कर दो और वहां पे गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का भी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो, इट सेज a perfectly reflecting mirror of mass capital M mounted on a spring constitutes a spring mass system of angular frequency ohm such that 4 pi capital M ohm divided by h is 10 to the power 24 per meter square with h as Planck's constant. Capital N photons of wavelength lambda is equals to 8 pi into 10 power minus 6 meter strike the mirror simultaneously at normal incidence such that the mirror gets displaced by 1 micrometer. If the value of capital N is x into 10 power 12 then the value of x is okay. ठीक है, साइमल्टेनियसली अटैक कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली अटैक करना है इस लाइक कि एक साथ जाकर टकराए मिरर है तो वापस आ जाएंगे। तो हमारे पास होगा क्या कि ओमेगा इनका मतलब ओम को मैं ओमेगा लिखूंगा क्योंकि इजी रहेगा ना उस वे में ध्यान रखना। अब क्या हो रहा है कि एक साथ कुछ फोटॉन्स अगर टकराए तो हमारे पास मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू n टाइम्स h बाय लैम्डा। ठीक है, इतने फोटोन गए मतलब इतना मोमेंटम गया और वापस आ गया, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा डेल्टा ph विल बी 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम। समझते हो ना कि भैया अगर p मोमेंटम गया और टकराने के बाद p मोमेंटम आया तो हमारे पास टोटल चेंज इन मोमेंटम 2ph हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 2nh डिवाइड बाय लैम्डा। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। नाउ ये क्या कह रहा है कि टकराने के बाद द मिरर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 माइक्रोमीटर। अच्छा, जितना मोमेंटम चेंज हुआ है हमारे पास फोटोन का उतना ही मोमेंटम चेंज होगा हमारे पास मिरर का, क्योंकि हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल रहेगा। तो इट्स लाइक कि जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मिरर है दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स NH डिवाइड बाय लैम्डा। ठीक है, 2 टाइम्स NH डिवाइड बाय लैम्डा, ये मोमेंटम ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ मिरर है। 2NH बाय लैम्डा अगर मोमेंटम में चेंज है तो आप एक चीज सोचो ना, क्या ये मोमेंटम हमारे पास मास
m इंटू वी के बराबर नहीं होगा, मतलब इसका मास अगर m है और v है, मोमेंटम ऑफ मिरर, तो आ जाएगा। अब अगर 2nh बाय लैम्डा mv के बराबर है, अब आप एक चीज और देखो कि यहां से स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू 2nh बाय लैम्डा m लैम्डा, और मैं स्पीड क्यों निकाल रहा हूं, स्पीड निकालने का सीधा सीधा रीजन है, इसने बोला मिरर गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 1 माइक्रोमीटर, तो ये जो 1 माइक्रोमीटर है ये क्या रहा होगा, ये बेटा इसका एम्पलीट्यूड रहा होगा, क्योंकि क्या हुआ कि आप ऐसे मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, ब्लॉक को आपने जोर से थप्पड़ मार दिया, ठीक है, जोर से मारा, तो जब आपने उसको मारा उसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, और जो भी वेलोसिटी आएगी उसकी वजह से कुछ ये डिस्प्लेस होगा, फिर ये वापस आएगा, इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन। सेकेंडरी स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, जब आपने उसको मारा उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो भी उसके पास वेलोसिटी है, क्या उसको मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स अगर मैं लिख दूं, वो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास कुछ वैल्यू के बराबर होती है, और वो होता है हमारे पास ए ओमेगा। ए दिया हुआ है, ओमेगा दिया, हमसे एन की वैल्यू पूछी है, तो आप अगर कैपिटल एन की वैल्यू लिखोगे यहां से, ये आ जाएगा ए ओमेगा एम लैम्डा डिवाइड बाय 2 टाइम्स एच, और इसी फैक्टर में कुछ दिया हो ना, एम्पलीट्यूड 8 पाई, चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी है, इसने एन भी दिया हुआ एक्स इंटू 10 पावर 12, एक्स इंटू 10 पावर 12 इज इक्वल्स टू ए दिया हुआ 8 पाई इंटू 10 पावर माइनस 6, 8 पाई इंटू 10 पावर माइनस 6, ओमेगा इज ओम, उसको हम ओम ही लिखेंगे, एम लैम्डा एम एज इट इज लिखेंगे, और लैम्डा की वैल्यू, सॉरी, ए इज 1 माइक्रोमीटर एंड लैम्डा इज 8.10 माइनस 6, तो ए इज 1 माइक्रोमीटर, 1 इंटू 10 पावर माइनस 6, एंड कैपिटल एम को हम एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था 2h, तो h इसमें एज इट इज है तो 2h लिख देते हैं, 2h, तो हमारे पास यहां से आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, और x की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई ओम m डिवाइडेड बाय h इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 12, तो x की वैल्यू, ये वैल्यू 10 पावर 24 है ना पूरा का पूरा, तो ये 10 पावर माइनस 24 है, तो आ जाएगा 10 टू द पावर 24 इंटू 10 पावर माइनस 24, और ये आ जाएगा 1, तो हमारे पास जो x होगा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। तो कंसेप्ट कैसे मिक्स किया आप देख रहे हो, फोटॉन्स आए, टकराए, उस मिरर को कुछ मोमेंटम दिया जिसकी वजह से कुछ वो कंप्रेस होगा, कितना कंप्रेस होगा वो बता दिया, यानी कि हमें एम्पलीट्यूड दे दिया, हमें ओमेगा दे दिया, तो हम मैक्सिमम स्पीड की बात कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड के लिए हम लोग फोटोन का मोमेंटम का सहारा ले सकते हैं, और वहां से घूम फिर कर हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा दिस वन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान से देखना, कैसे कंसेप्ट मिक्स किए गए हैं, कैसे हमने मतलब फाइंड किया है, मोमेंटम में चेंज उतना ही मिरर के मोमेंटम में चेंज होगा, उसको एमवी के बराबर रखा, स्पीड निकाली, वो स्पीड क्योंकि मैक्सिमम होगी उसको ए ओमेगा रखा, और फिर वहां से हमने ए और ओमेगा की वैल्यूज पुट करके एन की वैल्यू निकाल ली, और एन की वैल्यू में एक्स पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ अगेन कंसेप्ट मिक्स करना आपको समझ में आना चाहिए, कैसे करना कैसे नहीं करना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो भैया, क्वेश्चन साथ साथ खुद जरूर करते रहना, सारा कुछ लेक्चर पे मत छोड़ना कि हम देखेंगे हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद से करना नहीं सीखोगे नहीं होगा। अब तो वैसे बहुत ही कम टाइम बच गया, अब भी नहीं करोगे फिर तो कभी नहीं करोगे। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट with power of 200 watt is incident on a perfectly absorbing cathode of work function 6.25 electron volt. The frequency of light is just above the threshold frequency so that photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy। एक बार यहां तक समझ लेते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है,
पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद पावर दिस मच, पावर 200 वॉट पावर की जो हमारे पास लाइट है वो इंसिडेंट हो रही है एक ऐसे मेटल पे जो उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका वर्क फंक्शन 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट अबव, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लगभग जीरो ही है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जस्ट अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है कि आप जो एनर्जी दे रहे हो दैट इज नॉट सफिशिएंट कि उनको निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी हो, निकलेंगे काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। ओके, assume that photo electrons emission efficiency is 100%, तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जाएंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ठीक है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको 500 वोल्ट से हम लोग एक्सेलरेट करेंगे। ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड, अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पे जाके टकराएंगे एंड आर एब्जॉर्ब्ड, तो एनोड उनको पूरा पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। द एनोड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ दिस मच ड्यू टू द इंपैक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, द वैल्यू ऑफ एन इज ओके। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ये भी देख लो। ठीक है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखते जाना इसको। हमारे पास कुछ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विद पावर 200 वॉट, तो एक 200 वॉट पावर की हमारे पास एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है लाइक दिस, और ये एक कैथोड पे जाके गिरती है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड, यानी कि कैथोड सारे के सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वर्क फंक्शन इस कैथोड का 6.25 है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और जैसा कि इसने एक चीज बोली है कि the frequency of light is just above the threshold frequency so that photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy, तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो है दैट मींस जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो वर्क फंक्शन के बराबर दे रहे हैं और वो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि इन फोटॉन्स की एनर्जी हमारे पास 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अब बात समझे कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब जितना हमने एनर्जी दी है उतना ही उसका वर्क फंक्शन रहा होगा। तो हमारे पास आ गई एनर्जी, कितनी एनर्जी दी है वो फोटॉन्स के थ्रू दी है और वो एनर्जी हमने 6.25 दी है। इससे अब हम ये निकाल सकते हैं कि कितने फोटॉन्स हमने इंसिडेंट कराए थे, और वो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल सी चीज है। हमारे पास पावर होता है टोटल एनर्जी ई टोटल जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। अब टोटल एनर्जी हम प्रोवाइड कैसे कराते हैं, अगर n फोटॉन्स हम लोग यूज कर रहे हैं तो n टाइम्स एक फोटोन की एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, और ये आता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी, दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, कितना हम लोग उस पे एमिट कर रहे हैं, मतलब कितना उस पे इंसिडेंट करा रहे हैं। तो कितने फोटॉन्स हम लोग इंसिडेंट करा रहे हैं हमारे पास आ गया P बाय ई के बराबर, P हमें पता है, E हमें पता है, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, जूल पर सेकंड होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बाद में कन्वर्जन कर लेंगे। और इसने कहा 100% एफिशिएंसी, तो मैं लिखूंगा बिकॉज ऑफ 100% एफिशिएंसी, इसका मतलब है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम निकलेंगे उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम होंगे, एंड दैट विल बी P बाय ई, मतलब जितने फोटॉन्स एक सेकंड में गिर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में निकलेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम लोग 500 वोल्ट का पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो जो एनर्जी इनके पास आएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ विल बी E इंटू वी के बराबर। ठीक है, इनको V वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हो, तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा इट विल हैव सम एनर्जी E, और वो एनर्जी होगी E इंटू वी के बराबर। ये चीज मैंने यहां पे लिख दी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E लिख देता हूं। ठीक है, नाउ दे से कि
कहा गया? ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड, ठीक है, परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, एंड आर एब्सॉर्ब्ड। इनके पास एनर्जी के साथ साथ मोमेंटम भी होगा। ये सारा का सारा अगर मोमेंटम एनोड जो है वो एब्सॉर्ब कर लेगी, तो हमारे पास जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कह सकते हो कि जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिकॉज ऑफ 100% एब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो जो फोर्स हो जाएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब कितना मोमेंटम में चेंज हुआ है, मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पहुंच रहे हैं, हर एक का मोमेंटम p के बराबर है, और टाइम अगर डेल्टा टी लग रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम हमारे पास आ जाएगा NE के बराबर, स्मॉल NE इंटू मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग पर यूनिट टाइम हम लोगों ने निकाला था वहां पे P बाई E, कैपिटल P पावर डिवाइड बाय जो इनकी एनर्जी थी, मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आया था रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू EV। ये आपके पास सारी चीजें आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि इन्होंने हमसे फोर्स पूछा है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन, और फोर्स की वैल्यू भी कुछ दी हुई है n इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो आप लिखोगे यहां पे n इंटू 10⁻⁻⁴ इज इक्वल्स टू, पावर इज 200 वॉट आई गेस, है ना, 200 वॉट, 200 जूल पर सेकेंड, 200 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय E, जो एनर्जी हमने दी थी वो थी 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आ जाएगा 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर, ठीक है, जूल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब इंटू 2 इंटू रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा हमारे पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻31, तो यह आ जाएगा 9 इंटू 10⁻31, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 और वोल्टेज हमारे पास 500 है। अब कैलकुलेशन कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी ही कैलकुलेशन बची है। ये 25 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। आप इसको अगर थोड़ा सा सही से लिख दोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। 200 को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, डिवाइड बाय 625 को मैं लिख रहा हूं 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, और 16 को लिख रहा हूं मैं 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 10 और इंटू 10 टू द पावर प्लस का 19। ऐसा करने से क्या होगा ना, आपको दिख जाएगा 25 इंटू 400, 25 इंटू 400, नीचे लिखा हुआ 10 टू द पावर 4। दिस होल फैक्टर इज 10 टू द पावर 4, दिस इज 10 टू द पावर 4। और ऊपर अगर आप 1 2 3 4 ये काट दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उधर क्या लिखा हुआ है आपके पास, ये 1.6 है, इस पॉइंट से एक तो ये काट दो, फिर उसके बाद 50 इंटू 200 होता है 10⁻31 10⁻19 और 100, तो 30 और 20 50 हो गया, 50 में से 2 गए 48 हो गया, 48 का रूट हमारे पास हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा इनटू, पहले तो 10⁻24 कर देता हूं माइनस का, मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो देखो कैलकुलेशन सिंपल सी है, ज्यादा कुछ है नहीं। तो 6 4 24 आ जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 20 और 10 टू पावर -24, तो आ जाए 10 टू पावर -4, और इधर था ये हमारे पास n इंटू 10 पावर -24, नहीं -4, तो 10 पावर -4 कट जाएगा और n की वैल्यू 24 आ जाएगी। तो अगर आप थोड़ा समय बचा सको तो आप ये चीजें अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो कैलकुलेशन भी इजी रहेगी, कैलकुलेशन भी खास टफ नहीं है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थी, ये सारा का सारा तरीका था। इस क्वेश्चन को बेटा एक बार और जरूर देख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। इसमें कैलकुलेशन भी होते हैं और थोड़ा सोचने वाला काम ज्यादा होता है, क्योंकि देखो पहले एनर्जी आई, उससे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया, वो जाके टकरा रहा है और वो टकराने के बाद फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो इतना लंबा जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, कुछ भी होता है।
कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है या नहीं है, एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और ये वाले क्वेश्चन जो आज मैं करा रहा हूं ये तो मस्ट है, ये तो किए बिना जाना ही नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, और ये आपको खुद से जरूर करना है। इस क्वेश्चन को भाई किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। देखो क्या हो रहा है कि list 1 shows different radioactive decay process and list 2 provides possible emitted particles. Match each entry in list 1 with appropriate entry from list 2 and choose the correct option. तो हमें बताना है कि जो भी ये रिएक्शन हो रही हैं उन रिएक्शंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब क्या हो रहा होगा। अब क्या है ना कि आपको क्या ध्यान रखना है कि जब अल्फा डीके होता है तो क्या चेंजेस होते हैं, बीटा डीके होता है, बीटा नेगेटिव डीके होता है तो क्या चेंजेस होता है, बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो क्या चेंजेस होते हैं। तो आपको याद दिलाया तो एक बार, अगर आपको मान लो एक्स जेड ए है और इसमें अल्फा डीके होता है, तो हमारे पास जो भी न्यूक्लियाई बनता है उसमें 4 कम होते हैं और इसमें 2 कम होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके होता है, बार बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि हमारे पास एक एक न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक होता है और वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन तो उतने ही रहते हैं, लेकिन एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन बच गया, तो प्रोटॉन बढ़ गया। वहीं अगर हमारे पास एक बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो हमारे पास जो प्रोटॉन होता है वो ब्रेक होता है पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन ब्रेक होकर न्यूट्रॉन बन रहा है तो ए तो उतना ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन ब्रेक हो रहा है तो वो एक कम हो जाएगा, तो Z-1 हो जाएगा। तो बस यही रहता है कि इसमें ए में चेंजेस सिर्फ और सिर्फ अल्फा डीके की वजह से हो सकते हैं, इनमें चेंजेस जो होते हैं वो बीटा डीके की वजह से होते हैं। अगर Z की वैल्यू बढ़ रही है तो बीटा नेगेटिव डीके है, Z की वैल्यू कम हो रही है तो बीटा पॉजिटिव डीके है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखोगे तो आप लोग ये वाले क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाओगे। और देखो ना, मैच द कॉलम अच्छा खासा मार्क्स भी होते मिल जाते हैं आपको। देखो क्या हो रहा है, पहला 238 से 234 4 का डीके हो रहा है तो एक अल्फा, तो 92 से ये 90 पे आ जाएगा, लेकिन 90 से वापस 91 आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 90 से 91 आने के लिए एक बीटा नेगेटिव डीके और होना चाहिए। तो हमारे पास प्लस में एक बीटा नेगेटिव होगा, तब जाके आपको कुछ काम बनेगा। तो एक अल्फा और एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल 4 हो जाएगा, तो पी का 4 आ जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला चलते हैं, क्यू में 214 से 210 4 कम हो रहे हैं तो एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा डीके तो हो ही गया, लेकिन ये 82 से पहले 80 चला जाएगा, लेकिन उसके बाद 80 से वापस 82 आना पड़ेगा, यानी कि 2 प्रोटॉन और बढ़ेंगे, और 2 प्रोटॉन हमारे पास 2 बीटा नेगेटिव से बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास एक अल्फा और 2 बीटा नेगेटिव आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, 2 बीटा नेगेटिव एंड 1 अल्फा, थर्ड ऑप्शन इज दिस वन। तो वैसे तो मैं आंसर पता चल ही गया, लेकिन बस सारे चेक कर लेते हैं। 210 से 206 तो एक अल्फा डीके हो गया, प्लस 81 से ये चला जाएगा हमारे पास 79, तो 79 से 82 आने के लिए इसे 3 बार बीटा नेगेटिव डीके करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारे पास होगा। तो 3 बीटा नेगेटिव डीके होंगे, 3 बीटा नेगेटिव एंड 1 अल्फा पार्टिकल, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो आर का सेकंड ऑप्शन आ गया। एंड लास्टली 228 से 224 यानी कि एक अल्फा पार्टिकल का डीके होगा, 91 से चला जाएगा 89, और ये 89 से एक और कम हो रहा है, तो यानी कि इस बार बीटा पॉजिटिव डीके होगा। तो 1 अल्फा एंड 1 बीटा पॉजिटिव, 1 अल्फा एंड 1 बीटा पॉजिटिव, फर्स्ट वन आ जाएगा, तो एस का वैल्यू 1, ठीक है, सिंपल। तो ये चीजें भी पूछी जा चुकी हैं, आपके सामने ही है, सिंपल, ये ज्यादा टफ भी नहीं है, हो जाएगा।
सेम क्वेश्चन 2022 का। ये कौन सा साल का क्वेश्चन था? ये 23 में था और ये 22 में था। 22 में देखो क्या पूछा था। इन ए रेडियोएक्टिव डिके रिएक्शन थोरियम 9230 न्यूक्लियस डिकेज इनटू पीओ न्यूक्लियस, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा टू बीटा नेगेटिव। देखो 230 से 214 जा रहा है, तो ये हमारे पास 16 का डिफरेंस आ रहा है। 16 का डिफरेंस आने का मतलब है 4 अल्फा डीके हो रहे हैं। ठीक है, 4 अल्फा डीके होने का मतलब है ये 90 से 8 कम कर दो, 82 पे आ जाएगा। तो ये 4 अल्फा डीके की वजह से 90 से 82 पे आ जाएगा। लेकिन 82 से 84 आने के लिए हमारे पास 2 बीटा नेगेटिव होने पड़ेंगे, तब जाके वो 84 तक आएगा। तो 4 अल्फा डीके हो रहे हैं, 2 बीटा डीके हो रहे हैं, और इसने पूछा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अल्फा टू बीटा नेगेटिव पार्टिकल। तो 4/2 रेशियो आ जाएगा 2। तो सब कुछ टफ नहीं होता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन ए न्यूक्लियस कैन बी अफेक्टेड बाय द पेयर वाइज कूलम रिपल्शन। एज्यूम दैट जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन होते हैं, पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियन जो बाइंड कर रहे हैं, बिंदु एनर्जी कितनी चाहिए उनको अलग करने के लिए, वो ये कह रहा है कैन बी अफेक्टेड बाय पेयर वाइज कूलम रिपल्शन। कूलम रिपल्शन की वजह से वो इफेक्ट हो सकती है। कूलम रिपल्शन आप लोग समझते हो, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं करेंगे, कूलम फोर्स में, कूलम फोर्स में। ठीक है, अब अगर हमारे पास प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, कूलम का हमें, कूलम फोर्स की वजह से हमें पता है कि कितना क्या कहते हैं, रिपल्शन होती है, कितनी एनर्जी डिक्रीज हो सकती है। एज्यूम दैट द न्यूक्लियॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। Let the binding energy of proton be this and the binding energy of neutron be this in the nucleus. Which of the following statement is are correct? Okay. Binding energy of proton minus binding energy of neutron is proportional to this, where z is the atomic number. Okay. क्या होता है ना कि जो इनको अट्रैक्ट करने वाली फोर्सेस होती हैं वो तो सेम ही होती है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। अगर आप ये कूलम रिपल्शन को हटा दो तो ये फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को सेम अमाउंट से अट्रैक्ट करेंगे जिस हिसाब से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन करते हैं। बट अगर आप कूलम फोर्स को इंक्लूड करते हो तो जो अट्रैक्शन वाली फोर्सेस की वजह से एनर्जी है वो तो वैसे ही हटा दो एक बार, क्योंकि वो दोनों की कैंसिल आउट हो जाएगी बीइंग सेम। बचेगा सिर्फ कूलम रिपल्शन, और कूलम रिपल्शन जो होता है, इसने बोला है अफेक्टेड बाय द पेयर वाइज अट्रैक्शन। पेयर वाइज का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव एन एलिमेंट ZA, यू हैव Z प्रोटॉन, कितने पेयर्स ऑफ प्रोटॉन बनेंगे? दैट विल बी इक्वल टू ZC2, तो जैसे Z इंटू Z-1 डिवाइड बाय 2, इतने पेयर बनेंगे। इनकी वजह से जो एनर्जी होगी दैट विल बी, वो तो ना एक की वजह से KQ1 Q2/R होता है, तो हमारे पास आ जाएगा Z इंटू Z-1/2 E² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस R। तो जो एनर्जी हमारे पास रिपल्शन की वजह से आ रही है KQ1 Q2/R, वो इतनी हो जाएगी। एंड ये बची हुई एनर्जी है, देखो फिर से मैं बोलता रहता हूं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, अगर आप सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करोगे वो सेम होता है प्रोटॉन प्रोटॉन में और सेम होता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, तो ये फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता। बट कूलम रिपल्शन क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन में होता है, तो एक प्रोटॉन की वजह से, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन में रिपल्शन की वजह से जो एक एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारे पास ये आएगी। तो जब हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन करोगे, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू Z इंटू Z-1। ठीक है, पेयर पे डिपेंड करे तो Z इंटू Z-1, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर -1/3 वेयर A इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, क्योंकि ये जो डिफरेंस है as binding energy of proton minus binding energy of neutron is inversely proportional to R,
एंड R इज गिवन बाय R0 a⁻1/3। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस है दैट विल बी इनवर्सली a⁻1/-1/3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁻-1/3। तो हमारे पास जो ये वाला फैक्टर है ये भी सही हो जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज पॉजिटिव इज रॉन्ग, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है आपसी में ज्यादा टाइटली बाउंड है बिकॉज ऑफ ओनली अट्रैक्टिव फोर्सेस। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये फैक्टर कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, तो ओवरऑल ये नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। लास्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इफ द न्यूक्लियस अंडरगोज ए बीटा डिके एमिटिंग पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कहां से आता है? अगर एक प्रोटॉन हमारे पास न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में टूटता है तब पॉजिट्रॉन निकलता है, तो पॉजिट्रॉन निकलने से नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होता है, प्रोटॉन टूट रहा है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे। जितना कम प्रोटॉन होगा उतना ही जो उनके क्या कहते हैं रिपल्सिव फोर्सेस होंगे कम होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस कम होंगी तो प्रोटॉन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ उनकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, तो ये बात सही होगी। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है पॉजिट्रॉन से क्या हो रहा है। अब आप देख रहे हो कि सिंपल लॉजिक लगाने वाली चीजें हैं। अगर आप ये वर्ड्स वहां पर 2022 में तो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अगर आप जिसने भी पेपर दिया अगर वो ये दो चीजें देखता कि कूलम रिपल्शन की बात कर रहा है एंड अफेक्टेड बाय द पेयर वाइज। अब पेयर वाइज तो हम लोग जब जैसे अगर मैं आपको बोलूं 4 इलेक्ट्रॉन है लगभग लगभग सेम दूरी पर हैं तो उनके बीच की एनर्जी निकालो, तो आप सीधा सीधा कहोगे ना कि कितने पेयर होंगे, 4c2 इंटू एक की एनर्जी लिख दोगे Q1Q2/r², K-Q1Q2/r। तो वही चीज यहां पर हो रही है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेज कि ए हैवी न्यूक्लियस कैपिटल Q of half life 20 minutes undergoes alpha decay with probability of 60% and beta decay with probability of 40%. Initially the number of Q nuclei is 1000, the number of alpha decays of Q in the first 1 hour is okay। अब ऐसे समझो कि पहली बात तो एक हैवी न्यूक्लियस है Q, हाफ लाइफ 20 मिनट है, अल्फा डिके की प्रोबेबिलिटी 60% है, और इसने अल्फा डीके की बात की तो हम इस 60% पे चलते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ क्यू न्यूक्लियस इज 1000, जो इनिशियल नंबर ऑफ क्यू है वो हमारे पास 1000 है, तो इसके 60% अल्फा डीके करेंगे तो जो क्यू के अल्फा डीके वाले होंगे वो हमारे पास 600 हो जाएंगे 60%। अब इन 600 का अल्फा डीके होगा और ये कह रहा है कि 1 घंटे बाद क्या होगा। इसने पूछा है कि द नंबर ऑफ अल्फा डीकेज, तो इन 600 की बात करेंगे, इसको भूल जाओ, हम इन 600 से डील करते हैं। आफ्टर 1 आवर मैं इसको ऐसे करता हूं, अल्फा डीके के लिए लिख देता हूं। अल्फा डीके के लिए हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई होंगे वो 600 होंगे। 1 घंटे बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे वो होंगे 600 डिवाइडेड बाय कितने हाफ लाइफ हो गए। फर्स्ट 1 आवर बोला है, हाफ लाइफ 20 मिनट का है, तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट हो गए, यानी कि 3 हाफ लाइफ होंगे, तो डिवाइड बाय 2 की पावर 3, तो आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 8, तो 300/4, तो आ जाएगा 75। तो 75 न्यूक्लियस बचेंगे, ये बच रहे हैं। तो हमारे पास इसने जो पूछा है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा डीके होंगे, तो नंबर ऑफ अल्फा डीके जो होंगे दैट विल बी जो शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे और अब जो न्यूक्लियस बचे हैं। भाई शुरुआत में 600 न्यूक्लियस थे, 75 न्यूक्लियस बचे हैं, तो बाकी सबका अल्फा डीके हो गया, तो नंबर ऑफ अल्फा डीके हो गया हमारे पास 525 के बराबर, तो 525 विल बी द आंसर, तो ऑप्शन 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जैसा देख रहे हो कि ये सारे पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस हैं और लगभग लगभग इजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इतना टफ चीज़ें नहीं हैं।
तो ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना आप लोग एडवांस में नहीं जाओगे। आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट होने बहुत जरूरी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के, ठीक है। तो आज हम लोग बेटा इतना ही करेंगे। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए जो आपको खुद से करने हैं, ठीक है। और वो किए बिना आप लोग एडवांस में जाओगे तो कुछ ना कहीं तो देखो रेग्रेट होगा कि यार काश मैं देख लेता, क्योंकि ऐसा ना हो कि यही सेम टाइप के क्वेश्चन आए हो, आपने किया नहीं, और फिर सोचो 4 मार्क्स में कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। और अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन हो गए या फिर सारे सब्जेक्ट मिला के 5-7 क्वेश्चन भी हो गए तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये बात सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पे आ जाएगी अगर आप सारे पीवाईक्यूज नहीं करके जाओगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज मॉडर्न फिजिक्स हम इतना ही करेंगे। आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है, एडवांस आ गया है, थोड़ा सीरियस रहना है और थोड़ा सा मतलब दिमाग को शांत भी रखना है, काम रखना है। गर्मी बहुत है वैसे भी, थोड़ा अपने आप को ढाल लो। अब मान लो कि एडवांस आने ही वाला है, अब जैसा भी करना है अच्छे से करना है, समय आ चुका है, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर देना है, फोड़ना है अपने को एडवांस, और जरूर बताना कि एडवांस में रैंक क्या रही, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहना।